मैनचेस्टर यूनाइटेड एक ऐसा नाम, एक ऐसे फुटबॉल क्लब का नाम जिनका बहुत बड़ा फ़ैन बेस है पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे ग्लोब में इनका बहुत बड़ा फ़ैन बेस है, बहुत बड़ा नाम है इस क्लब का, बहुत ज़्यादा बड़ी रिच हिस्ट्री रही है इस क्लब की। लेकिन अगर हम आज के दिन देखें इस क्लब को, इनका हाल देखें तो हाल कुछ इनका इस तरह है कि ये प्रीमियर लीग में 14वें नंबर पर हैं। जी हाँ, 14वें नंबर पर। 20 टीम्स खेलती है प्रीमियर लीग में, उसमें से 14th पर है मैनचेस्टर यूनाइटेड। और सिर्फ 7 पॉइंट्स दूर है रेलीगेट होने से मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब लास्ट की जो 3 टीम्स होती हैं वो रेलीगेट हो जाती हैं और हम लोग कह सकते हैं कि दे आर इन द कंटेंशन ऑफ गेटिंग रेलीगेटेड। तो ट्रॉफी वगैरह के कंटेंशन में तो है नहीं, बट रेलीगेशन कंटेंशन में बिल्कुल है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड की ये जो हालत है ये पिछले कई साल से, पिछले मैं बोलूँ 10 साल से कुछ ऐसी ही रही है। थोड़ा सा लगता है कि कभी कभार कि शायद उभर जाए ये क्लब अपने इस हालात से, अपने इस जो इनका ये एक बोल सकते हैं ये स्टेट चल रहा है उससे ये उभर जाए। बट स्टिल एक दो मैचेस, एक दो सीजन इनके अच्छे जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनकी ट्रेन वापस से अपनी उस ख़राब पटरी पर वापस आ जाती है और इनका कुछ होता है नहीं। बेसिकली प्रॉब्लम शुरू होती है जब से सर एलेक्स फर्ग्यूसन छोड़ते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड। उनके बाद से हमें कोई भी मैनेजर ऐसे नहीं मिले हैं जिन्होंने यूनाइटेड के साथ कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दिलाए हों। ट्रॉफीज़ भी इन्होंने बस जब से ऑफ कोर्स सर एलेक्स फर्ग्यूसन गए हैं सिर्फ 2 जीती हैं। एक इन्होंने एफए कप जीता था और एक इन्होंने हमारा कैराबाओ कप जीता था। तो 2 ट्रॉफीज़ आई हैं पिछले 10-11 साल में और पता नहीं, हालात बुरे ही हैं बेसिकली इनके। तो अगर हम बात करें इनके मैनेजर्स की तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन के बाद से इनके 7 मैनेजर्स बदल चुके हैं। डेविड मोयेस, लुइस वेनाल, जोसे मूरिन्हो, ओले गुनर सोल्जार, रैल्फ रैग्निक, एरिक टेन हैग, और एरिक टेन हैग के बाद एक और मैनेजर आए थे इनके, जिनका नाम है नहीं फ़िलहाल इसमें। और अब इनके जो प्रेजेंट मैनेजर हैं वो हैं रूबेन एमोरिम। तो पिछले 10-11 साल में इन्होंने 7 अलग अलग मैनेजर्स को बदल दिया है। तो ऑफ कोर्स मैनेजिंग एक और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ रही है यूनाइटेड के लिए पिछले 10-11 साल में। कंसिस्टेंट मैनेजर इनका कोई रहा नहीं है। जो भी मैनेजर आता है वो 1 या तो 2 सीज़न के बाद तो छोड़कर चला जाता है क्लब ऑफ कोर्स। दूसरी बात एक और रही है वो है इनके इनकंसिस्टेंट साइनिंग्स। अगर आप देखें पिछले 10 साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो जो प्लेयर्स साइन करे हैं और वो किस ट्रांसफ़र फीस पे साइन कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ट्रेमेंडस है। बेसिकली इन्होंने जो प्लेयर्स साइन करे हैं पिछले 10 सालों में वो हैं, तो बेसिकली 2013-14 से मैं इनको ज़रा आपको बड़े बड़े साइनिंग्स इनकी बता देता हूँ। 2013-14 में बड़ा नाम जो आया था वो आए थे जॉन माटा, ऑफ कोर्स फेलिनी भी आए थे, जिनमें से दोनों ने ही कुछ नहीं करा। जॉन माटा 37 मिलियन में आए थे और फेलिनी 27 मिलियन में आए थे और दोनों ही कुछ खास कर नहीं पाए। 2014-15 में एंजल डी मरिया आए थे, आंद्रे हेरेरा, लूक शॉ आए थे ऑफ कोर्स, और भी थोड़े बहुत प्लेयर्स आए थे। बट एंजल डी मरिया ने भी कुछ नहीं करा और लूक शॉ ने तो अब तक कुछ नहीं करा है, अभी भी है टीम में मैनचेस्टर यूनाइटेड की वो। और अगर हम बात करें 15 एंड 16 की तो ऑफ कोर्स एंटनी मार्शियल, मेम्फिस डिपाए, और तो कोई इतना कुछ खास आया नहीं था। और ऑफ कोर्स अगर हम बात करें एंटनी मार्शियल 36 मिलियन की साइनिंग, मेम्फिस डिपाए 25 मिलियन की साइनिंग, और दोनों ने ही कुछ नहीं करा बेसिकली। और अगर हम बात करते हैं 2016-17 की तो ज़्लाटान इब्राहिमोविच आए थे, पॉल पोग्बा आए थे, एरिक बाई आए थे। ज़्लाटान इब्राहिमोविच फ्री में आए थे, पॉल पोग्बा आए थे 90 मिलियन और एरिक बाई आए थे 30 मिलियन में। तो ज़्लाटान फिर भी थोड़े बहुत गोल्स वगैरह मार के गए यूनाइटेड में, बट पॉल पोग्बा कुछ नहीं कर पाए इतना कुछ खास। मतलब 90 मिलियन में साइन करा और उसके अगेंस्ट में जो ऑफ़र करा उन्होंने यूनाइटेड को वो उतना कुछ खास था नहीं। एरिक बाई ऑफ कोर्स कुछ नहीं करा। और अगर हम बात करें 2017-18 की तो ऑफ कोर्स लकाका, रोमेरो लुकाकू 75 मिलियन, मैटिच 40 मिलियन, विक्टर लैंडोल्फ 31 मिलियन। लुकाकू ने भी कुछ नहीं करा यूनाइटेड में, मैटिच ने भी कुछ नहीं करा, लिंडलॉफ अभी भी टीम में है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं इतना कुछ खास। और इतने महंगे ऑफ कोर्स साइनिंग्स इन्होंने करी हैं ये। 2018-19 की बात करें तो हम फ्रेड आए थे, डियोगो डेलो आए थे। फ्रेड 47 मिलियन में इन्होंने ख़रीदा था फ्रेड को, और फ्रेड ने भी कुछ नहीं करा बेसिकली। डेलो अभी भी टीम में है और वो स्टिल कभी परफॉर्म अच्छा कर देते हैं और कभी नहीं कर पाते हैं। और अगर हम बात करें 2019-2020 की तो 2019-2020 में आए थे भाई हैरी मैगवायर 80 मिलियन,
एरन वेन बिसाका 50 मिलियन, ब्रूनो फर्नांडिस 47 मिलियन, और तो और भी आए थे वैसे, बट स्टिल ये बड़े बड़े प्लेयर्स जो उस सीज़न आए थे। हैरी मैगवायर जितने में साइन करा उतना वो कुछ नहीं कर पाए, 80 मिलियन के अगेंस्ट कुछ उन्होंने करके नहीं दिया बेसिकली। सेम गोज़ फॉर एरन वेन बिसाका, अब तो वो टीम में भी नहीं है, 50 मिलियन में साइन करा और परफॉर्म करा नहीं उसने। ब्रूनो फर्नांडिस मैं ये बोलूँगा कि एक पिछले 10 साल में जो इन्होंने एक अच्छी साइनिंग करी है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, वो ब्रूनो फर्नांडिस की ही है। 47 बिलियन में साइन करा और ब्रूनो ने बहुत कुछ करके दिखाया है यूनाइटेड के लिए, बहुत सारे गोल्स, बहुत सारे असिस्ट वगैरह मारे हैं ब्रूनो ने। कैप्टन भी हैं फिलहाल वो मैनचेस्टर यूनाइटेड के। अगर हम बात करें 2021 की, तो डॉनी वैन डे बीक 35 मिलियन, एलेक्स टेलिस 13 मिलियन, आमाड डियालो 19 मिलियन, और एडिसन कवानी फ्री में आए थे। डॉनी वैन डे बीक कुछ नहीं करा, आधे टाइम तो इंजर, टीम में ही थे ही नहीं है। एलेक्स टेलिस मैं फिर भी बोलूँगा थोड़ा बहुत कुछ करा भी था, कवानी ने भी थोड़ा बहुत कुछ करा था, बट स्टिल इतना कुछ खास करा नहीं था। 2021-2022 क्रिस्टियानो रोनाल्डो 12 मिलियन, जेडन सैंचो 73 मिलियन, राफायल वरान 34 मिलियन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ज़्यादा रुके नहीं थे यूनाइटेड में वो, बट स्टिल 12 मिलियन में यूनाइटेड ने साइन करा था उनको, और उन्होंने ऑफ कोर्स गोल्स मार कर दिए थे, मैचेस जिताए थे। और अगर हम बात करें सैंचो की, 73 मिलियन में साइन करा था यूनाइटेड ने सैंचो को, 73 मिलियन में, और करके कुछ नहीं दिया उसने यूनाइटेड के लिए। राफायल वरान ने फिर भी मैं थोड़ा बहुत बोलूँगा कुछ कर दिया, बट स्टिल इतना कुछ खास उन्होंने भी नहीं करा। 22-23 की अगर हम बात करें तो मलासिया 13 मिलियन, लिसांड्रो मार्टिनेज, कैसेमिरो, एंटनी ऑफ कोर्स, और भी थोड़े बहुत प्लेयर्स थे इनके पास। एंटनी ऑफ कोर्स 80 मिलियन, ये मैं बता रहा हूँ 80 मिलियन पाउंड्स, ठीक है। अगर आप तुम डॉलर्स में काउंट करो तो ये 100 मिलियन से भी ऊपर का है एंटनी, बट मैं ये जो तुम्हें ट्रांसफ़र फीस बता रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ पाउंड्स में, ठीक है। एंटनी 81 मिलियन, कुछ नहीं करा है अभी तक। कैसेमीरो 60 मिलियन, कुछ नहीं करा है। लिसांड्रो मार्टिनेज फिर भी थोड़ा बहुत कर दिया है। मलासिया तो पता नहीं है भी नहीं है टीम में, उसको तो पता चलता भी नहीं, पता नहीं लास्ट मैच कब खेला था वो मुझे तो याद भी नहीं। और अगर हम बात करें 2023-24 की, मेसन माउंट 55 मिलियन, आंद्रे ओनाना 43 मिलियन, रासमस हॉयलैंड 64 मिलियन, और सोफिया नामराबाद ये तो सब लोन पे आए थे। मेसन माउंट इंजर्ड पड़ रहते हैं, आधे टाइम खेलते हैं नहीं। ओनाना मैं फिर भी बोलूँगा काफ़ी सारे सेव्स वगैरह करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी आती है उनकी भी, बट स्टिल बहुत सारी गलतियाँ कभी कभार वो भी कर देते हैं। हॉयलैंड गोल्स मारे हैं हॉयलैंड ने, बट स्टिल वो परफॉर्मेंस जो एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी हॉयलैंड से वो अभी तक उन्होंने डिलीवर करी नहीं है। 64 मिलियन में यूनाइटेड ने उनको साइन करा था और उन्होंने अभी तक अपने इस प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं करा है। अगर हम बात करें 2024-2025 सीज़न जो कि करंट सीज़न है, जोशुआ ज़र्क्ज़ी 36 मिलियन, लेनी यूरो 52 मिलियन, मथायस डे लिक्ट 38 मिलियन, माज़रावी 12 मिलियन, मैनुअल उगाते 42 मिलियन, और इनमें से भी अभी तक किसी ने कुछ नहीं करा है, सब की परफॉर्मेंसेस बेकार ही रही हैं। बस मैं बोलूँगा मज़रावी ने थोड़ा बहुत करके दिखाया है, लेकिन बाकी सब बेकार रहे हैं यूनाइटेड के लिए इस साल। तो एक दिक्कत तो ये है कि ये प्लेयर्स को साइन करते हैं बहुत ज़्यादा बड़े फ़ी अमाउंट में। एंटनी एंटनी जैसा प्लेयर ने इतने ज़्यादा गोल्स मारे भी नहीं थे आयाक्स के लिए, उसको साइन करा $100 मिलियन, जो कि होता है 80 मिलियन पाउंड्स के लिए। कैन यू बिलीव दिस? कैन यू बिलीव दिस? हैरी मैगवायर को साइन करा 80 मिलियन पाउंड्स में। रोमेरो रुकाकू को साइन करा 73 मिलियन पाउंड्स में। तो ये जो यूनाइटेड की एक हैबिट है कि ये ओवर पे कर देते हैं प्लेयर्स को, और उन प्लेयर्स ने बेसिकली इतना कुछ करके दिखाया भी नहीं होता है, स्टिल उनको इतना ओवर पे कर देते हैं। तो ये इनकी एक आदत है जो इनको ऑफ कोर्स डुबाती है, 100% डुबाती है। तो एक दिक्कत हो गई इनकी ये साइनिंग की, और एक और जो प्रॉब्लम है वो है ये अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा ओवर पे कर देते हैं। तो मार्कस रैशफोर्ड जो है ना, उनके जो वीकली वेजेस हैं वो है कुछ अप्रॉक्स 350K, समझ रहे हो? वो 350K बंदा पर वीक कमा रहा है, वो अपने घर पे बैठ के कमा रहा है, उसको कुछ पड़ी है नहीं, उसको इतना पैसा मिल रहा है। और सिर्फ रैशफोर्ड ही नहीं, बहुत सारे और भी ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा हाई वेजेस पर रखे हुए हैं, जो कि ऑफ कोर्स इनके क्लब के फाइनेंशियल स्टेट को गिरा रहा है, उसको डुबा रहा है, और ये इनको देखना 100% चाहिए। ये जो चीज़ हो रही है ये नहीं होनी चाहिए।
और एक और जो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है इनके इस डाउनफॉल का, वो है इनकी ओनरशिप। बेसिकली ग्लेजर्स बेसिकली एक यूके बेस्ड फैमिली है जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को ओन करती है, बट अभी रिसेंटली में मैनचेस्टर यूनाइटेड के कुछ शेयर्स उन्होंने जिम रैटक्लिफ जो कि यूके के बिलियनियर हैं उनको बेच दिए हैं। उन पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे कि वो यूनाइटेड के जो फंड्स थे वो अपने खुद के लिविंग के लिए यूज़ कर रहे थे, उससे वो टिकट विकेट के पैसे निकालते थे, दुनिया घूमते थे, ऐसे कुछ एलिगेशन लगते थे उनके ऊपर। उससे वो चीज़ें वगैरह खरीदते थे, कार्स खरीदते थे यूनाइटेड के फंड से। तो ऐसे उन पर बहुत सारे एलिगेशंस लगे थे और उसके बिहाफ में उनको वो कुछ नहीं दे रहे थे। और जैसा कि रोनाल्डो ने भी कहा था, जब रोनाल्डो ने इंटरव्यू दिया था कि यूनाइटेड का जो बाथिंग सिस्टम है, जो उनके सोनाज हैं, जो कि उनका मतलब जो कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बेसिकली वैसा का वैसा पड़ा है आज तक जैसा रोनाल्डो के एरा में था। जब रोनाल्डो पहली बार खेलने आए थे यूनाइटेड के लिए, वो तब से वैसा का वैसा है, उसमें कुछ भी अपग्रेडेशन वगैरह कुछ नहीं करी गई है। तो बेसिकली इन सब चीज़ों की वजह से ग्लेजर्स को बहुत ज़्यादा आउटरीच मिल रही थी। ग्लेजर्स आउट के बैनर्स, ग्लेजर्स आउट के चैंट मैचेस में लग रहे थे। तो इसी वजह से ग्लेजर्स ने अपनी कुछ ओनरशिप सर जिम रैटक्लिफ को दे दी ताकि कुछ फंड्स वगैरह आएँ और यूनाइटेड का हाल कुछ ठीक हो। बट स्टिल अभी हाल कुछ ऐसा है कि इनके स्टेडियम में हैं जो चूहे निकल रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, इनके स्टेडियम के अंदर चूहों की प्रॉब्लम हो चुकी है। जब बारिश पड़ती है तो इनके जो स्टैंड्स होते हैं ना, जो कि कवर करते हैं, जो जहाँ पर स्पेक्टेटर्स बैठे होते हैं उनके ऊपर जो स्टैंड्स लगे होते हैं, उसमें होल्स हो चुके हैं। जब बारिश पड़ती है तो वो स्टैंड्स वाटरफॉल बन जाते हैं। वीडियो भी आप लोगों ने देख रखी होगी। तो बेसिकली यूनाइटेड जो है वो हर एस्पेक्ट में अभी पिछड़ चुकी है। अगर आप पैसे की बात करो, अगर आप बात करो इंफ्रास्ट्रक्चर की, अगर आप बात करो ओनरशिप की, अगर आप बात करो प्लेयर्स की, हर एक चीज़ में ये क्लब बिल्कुल पिछड़ चुका है। अगर इनको अपना कुछ स्टेट वगैरह सुधारनी है तो बेसिकली इनको एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। जितने भी घटिया प्लेयर्स हैं जो क्लब के लिए नहीं खेलना चाहते हैं, उनको निकालना पड़ेगा। नए प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स जो कि वाकई में यूनाइटेड के लिए खेलना चाहते हैं, एक अच्छा सपोर्टिंग स्टाफ, कुछ अच्छे डायरेक्टर्स, मतलब तुम समझ लो बिल्कुल इनको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा अगर इनको अपना फ्यूचर अच्छा करना है तो। और ऑफ कोर्स रूबेन अमोरिम जो कि नए मैनेजर हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के, उन्होंने अपने रीसेंट इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अगर यूनाइटेड को वापस से पटरी पर आना है तो यूनाइटेड को एक शॉक चाहिए। तो अब बेसिकली शॉक ये भी हो सकता है कि यूनाइटेड अगर इस सीज़न रेलीगेट हो जाती है तो 100% एक बहुत बड़ा शॉक यूनाइटेड को नहीं, पूरी फुटबॉलिंग वर्ल्ड को लगेगा कि यूनाइटेड जैसा क्लब रेलीगेट हो गया प्रीमियर लीग से। और फिर हो सकता है भाई इनके जो ओनर्स हैं वो कुछ करें, इस सब चीज़ों में देखें, इनके स्पोर्टिंग स्टाफ वगैरह चेंज हो, इनके प्लेयर सारे हटें, बिल्कुल सब कुछ नए सिरे से एकदम स्क्रैच से शुरू हो और फिर शायद कुछ हो सकता है। तो बस भाई वीडियो मेरी यहीं तक थी। मैंने कुछ 3-4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करे यूनाइटेड की इस डाउनफॉल के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोगों से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।